हाय एवरीवन। प्रेपोजिशन चैप्टर को पढ़ने के बाद अब हम प्रेपोजिशन चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि प्रेपोजिशंस के एक्सरसाइज को मैंने दो पार्ट्स में रखा हुआ है। ये वर्कशीट 1 है, इसमें टोटल में 50 क्वेश्चंस हैं। एक और वर्कशीट होगी वर्कशीट 2, उसमें भी 50 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि टोटल में हम प्रेपोजिशंस के 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रेपोजिशन चैप्टर में बाकी चैप्टर्स की तुलना में क्वेश्चंस इसलिए भी ज़्यादा रहते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना ज़रूरी होता है, अदरवाइज आप ये जानते हुए भी कि इस वर्ड के साथ ये प्रेपोजिशन लगेगा, फिर भी हो सकता है कि आप ये ना तय कर पाएँ कि यहाँ पर उस प्रेपोजिशन की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक सुझाव है आप सभी के लिए, और वो ये कि एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करने से पहले ये इंश्योर करें कि आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके हों, आपने चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर रखा हो, उसके बाद ही एक्सरसाइजेस को अटेम्प्ट करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। इनफैक्ट तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट इसका मिलेगा। आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सामने स्क्रीन पे आपके 3 सेंटेंसेस हैं। इन्हें सॉल्व करते हैं। पढ़िए, पहला सेंटेंस क्या है? देयर इज अ ग्लोबल मूवमेंट नाउ। मूवमेंट का मतलब आंदोलन से हो सकता है। ग्लोबल मूवमेंट का मतलब है वैश्विक स्तर पर एक आंदोलन चल रहा है, और वो आंदोलन कैसा है? टू वर्क अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। उस आंदोलन का पॉइंट है कि बाल श्रम के खिलाफ काम करना है। एंड राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल, और सबके लिए शिक्षा का अधिकार हो, इसके लिए लड़ना है। आप जब सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि सेंटेंस में ये जो आंदोलन की बात की गई है, जो ग्लोबल मूवमेंट की बात की गई है, उसके दो पर्पस हैं। एक पर्पस रिलेटेड है चाइल्ड लेबर से, और दूसरा जो पर्पस है वो रिलेटेड है राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल से। यहाँ पर एक चीज को हमें समझना होगा, वो ये कि ये जो ग्लोबल मूवमेंट है ये बाल श्रम के खिलाफ है। बिल्कुल सही बात है, बाल श्रम एक कुप्रथा है, एक गलत व्यवस्था है, इसके खिलाफ ही काम होना चाहिए। पर ये मूवमेंट जो है राइट टू एजुकेशन के पक्ष में होगा, उसके खिलाफ नहीं होगा। यहाँ पे जो अगेंस्ट लगा हुआ है, ये अगेंस्ट ये दिखाना चाह रहा है कि जो ग्लोबल मूवमेंट है वो चाइल्ड लेबर के भी अगेंस्ट है और राइट टू एजुकेशन के भी अगेंस्ट है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ऐसा नहीं है तो राइट टू एजुकेशन के पहले फॉर आना चाहिए। इससे पता चलेगा टू वर्क अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, टू वर्क फॉर राइट टू एजुकेशन। वर्क अगेंस्ट और वर्क फॉर होना चाहिए। ठीक, ये स्टोरी है। मैं फिर से समझाता हूं आप सभी को। वर्क अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, और वर्क यहां पे लिखिए फॉर राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल, ये होना चाहिए। सिर्फ एक कॉमन प्रेपोजिशन अगर चाइल्ड लेबर और राइट टू एजुकेशन को दिया जाएगा तो मतलब यही निकलेगा कि अगेंस्ट का चाइल्ड लेबर से भी रिलेशन है और राइट टू एजुकेशन से भी रिलेशन है। अगर ऐसा होता है तो फिर ये जो ग्लोबल मूवमेंट है चाइल्ड लेबर के भी खिलाफ होगा और राइट टू एजुकेशन के भी खिलाफ होगा। चाइल्ड लेबर के खिलाफ होना तो अच्छी बात है, पर राइट टू एजुकेशन के खिलाफ होना अच्छी बात नहीं है। ये तो सेंटेंस को मीनिंगलेस बना देगा। समझ रहे हैं ना? जैसे कि ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए वोट फॉर पार्टी ए, और दूसरी सिचुएशन है वोट अगेंस्ट पार्टी बी। अब इसे जब मर्ज किया जाए तो ऐसे मर्ज कर देंगे क्या? वोट फॉर पार्टी ए एंड पार्टी बी। ऐसा होने पर तो ये पता चलेगा कि वोट पार्टी ए को भी देना है और पार्टी बी को भी देना है, जबकि सिचुएशन क्या है कि वोट डालना है पार्टी ए के पक्ष में और पार्टी बी के खिलाफ, उसके विपक्ष में। तो यहाँ एंड के बाद अगेंस्ट लिखना चाहिए। आया समझ में? ये सही तरीका है जब अलग अलग चीजों को मर्ज किया जाना है, जो दो कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज को मर्ज किया जाना है तब।
नंबर 2, इवन ईयर्स आफ्टर बिकमिंग अ रिपब्लिक, मतलब हम रिपब्लिक हैं, हमारी अपनी सेना है, हमारा अपना गणतंत्र है, तो गणतंत्र बने हुए वर्षों हो चुके हैं, उसके बाद भी गणतंत्र बने वर्षों हो जाने के बाद भी वी आर नॉट फुली प्रिपेयर्ड, हम पूरी तरीके से तैयार नहीं हैं टू फाइट अगेंस्ट वॉर, टू फाइट अगेंस्ट वॉर। बस यहीं पे गलत है, इस अगेंस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान से समझिएगा, जैसे आप लड़ रहे हैं, जिससे भी लड़ रहे हैं उसको विद दीजिए, जिसके भी खिलाफ लड़ रहे हो अगेंस्ट लगाइए। जैसे कोई कह रहा है कि हम लड़ेंगे, अन्याय के खिलाफ हम लड़ेंगे, विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। और फाइट विद समबडी, आर यू रेडी टू फाइट विद मी, आर यू रेडी टू फाइट विद दिस मैन। तो फाइट विद समबडी और फाइट अगेंस्ट समथिंग। जैसे यूक्रेन और रशिया में लड़ाई चल रही, तो यूक्रेन इज फाइटिंग विद रशिया, फाइटिंग विद रशिया, समझ रहे हैं, इस तरीके से। और यूक्रेन इज फाइटिंग अगेंस्ट रशियाज इनक्रोचमेंट, ऐसा यूक्रेन का कहना है कि रशिया अतिक्रमण कर रहा है, उसके खिलाफ यूक्रेन लड़ रहा है। सर यहाँ पर ना तो वो पक्ष है जिसके साथ लड़ना है आपको, वो व्यक्ति है, वो राजा है, वो सेनापति है, वो योद्धा है जिसके साथ लड़ना है, और ना वो व्यवस्था है जिसके खिलाफ लड़नी। आपको तो युद्ध लड़ना है, ना युद्ध की के साथ लड़ना है, ना युद्ध के खिलाफ लड़ना। समझने की कोशिश करिए सर, क्या आप ये बोल पा रहे हैं कि युद्ध के साथ लड़ना है? बोल पा रहे हो तो विद लगाइए, फाइट विद अ वॉर। क्या आप ये बोल पा रहे हैं युद्ध के खिलाफ लड़ना? बोल पा रहे हो तो अगेंस्ट लगा लीजिए। आप सिर्फ ये बोल रहे हैं युद्ध लड़ना, युद्ध लड़ना, ना युद्ध के साथ ना युद्ध के खिलाफ। तो अगेंस्ट की कोई जरूरत नहीं ना, वेद होता वेद की भी कोई जरूरत नहीं होती, रिमूव कर दीजिए उसको। पेरेंट्स विद यंगर किड्स, पेरेंट्स विद यंगर किड्स प्रिफर टू ओपन चाइल्ड सेविंग्स बैंक अकाउंट ओवर अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। जो छोटे छोटे बच्चों के माँ बाप हैं वो प्रिफर करते हैं बच्चों का सेविंग्स बैंक अकाउंट खुलवाना दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के प्लेस पर, दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के प्लेस पर। नियम के मुताबिक प्रेफर में जो दो चॉइसेस होती हैं, जैसे एक सेकेंड, जैसे एक चॉइस है प्रेफर के बाद, एक चॉइस थी टी की, दूसरी चॉइस थी कॉफी की। तो आपने कहा मैं टी को प्रेफर करूंगा कॉफी के ऊपर, तो जो बीच का कनेक्टर है वो क्या होता है सर? टू होता है, प्रेफर टी टू कॉफी। तो एक चॉइस है सेविंग्स बैंक अकाउंट और दूसरी चॉइस है अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। इनके बीच में, इन दोनों चॉइसेस के बीच में क्या लगना चाहिए सर? TO2 लगना चाहिए। पेरेंट्स विद यंगर किड्स प्रेफर to open child's savings bank account to other investment options। prefer के केस में दोनों choices के बीच में to लगाया जाता है। जैसे आपको बोला गया कि इंटरमीडिएट के बाद जब आप बैचलर ऑफ आर्ट्स करने जा रहे हैं तो आप प्रेफर करिए, क्या लेना पसंद करेंगे आप, हिस्ट्री को या ज्योग्राफी को? तो यू प्रेफर्ड ज्योग्राफी टू हिस्ट्री या यू प्रेफर्ड हिस्ट्री टू ज्योग्राफी। Number 4, one must remember that it was not long ago। ये हर किसी को याद रखना चाहिए। One must remember, हमें हर किसी को याद रखना चाहिए। सो वन एक कॉमन सब्जेक्ट होता है, इसके माध्यम से जो कुछ भी बोला जाता है वो जितना मेरे ऊपर अप्लाई होगा उतना ही आप पर अप्लाई होगा, उतना ही इस दुनिया के हर व्यक्ति पर अप्लाई होगा। एक कॉमन सा मैसेज होगा, हर किसी को ये याद रखना चाहिए दैट इट वॉज नॉट लॉन्ग एगो। ये बहुत पुरानी बात नहीं है कि, ये भी याद कर लीजिएगा, कहीं पर लिख लीजिएगा कि पेपर में एगो के साथ पूछा जाए कि क्या लगता है, तो सर क्या लगता है? दैट लगता है। ये रूल है, एगो व्हेन नहीं होना चाहिए, एगो बिफोर नहीं होना चाहिए। याद रखिए, इट वाज नॉट लॉन्ग एगो व्हेन, बहुत मन करेगा व्हेन लगाने का, बट द रूल सेज कि एगो के बाद में दैट होना चाहिए।
ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है जब टीम को राइट ऑफ कर दिया गया था सर। मैं बताता हूँ तुरंत। एक फ्रेज है सर, राइट ऑफ, जिसमें ऑफ की स्पेलिंग होती है OFF, ऑफ। राइट ऑफ का मतलब होता है सर चुका हुआ मान लेना, चुका हुआ मान लेना। ये मान लेना कि व्यक्ति का जो समय है वो जा चुका है, राइट ऑफ कर देना। जैसे कि एक प्लेयर है इंडियन क्रिकेट के, अभी तो रिटायर वो खुद ही हो चुके हैं, महेंद्र सिंह धोनी साहब, है ना। अभी ऐसा भी समय आया था रिटायरमेंट के कुछ वक्त पहले कि लोगों ने कह दिया था कि धोनी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, धोनी को लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था। याद करिए IPL में धोनी की टीम अच्छा नहीं खेल रही थी, अच्छा नहीं खेल रही थी, कहा जा रहा था कि धोनी को हटा देना चाहिए, धोनी को खुद हट जाना चाहिए, राइट ऑफ कर दिया था लोगों ने। लेकिन फिर 3-4-5 मैचेस के बाद धोनी ने ऐसा बल्ला चलाया कि लोगों को लगा कि हाँ यार उनका जजमेंट गलत था। राइट ऑफ कर देने का मतलब ये होता है कि ये मान लेना कि छोड़ो जाने दो, या नहीं सॉरी माफ करिए, राइट ऑफ का मतलब ये मान लेना कि जो व्यक्ति का बेस्ट वर्जन था वो हो चुका, अब इतना अच्छा वो कभी नहीं कर पाएगा। जो होना था वो हो गया, जो करना था वो कर गया, अब इससे बेहतर नहीं हो पाएगा। जैसे जो इंडिया की ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस को मैंने, आपने, हम जैसे तमाम लोगों ने राइट ऑफ कर दिया कि अब कांग्रेस वापस नहीं आएगी। लोग सोच रहे हैं कि एक तो लंबे समय तक बीजेपी ही पावर में रहेगी और बीजेपी के बाद दूसरे ऑप्शंस बन जाएंगे। स्पेशली आम आदमी पार्टी को लोग नेशनल सब्स्टिट्यूट के रूप में देख रहे हैं ना, तो उन्होंने कांग्रेस को राइट ऑफ कर दिया। अब उनका ये समीकरण कितना सही होगा कितना गलत होगा ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। राइट ऑफ करने का ये मतलब होता है चुका हुआ मान लेना। नंबर 5, we as a society have collectively failed to provide our children with the right environment to grow। कहा जा रहा है कि एक समाज के रूप में हम सब संयुक्त रूप से असफल हुए हैं अपने बच्चों को सही एनवायरनमेंट देने में, उस एनवायरनमेंट को देने में जिसमें वो ग्रो कर सकें, जिसमें वो ग्रो कर सकें। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है। जहाँ पे फुल स्टॉप लगा उसके ठीक पहले वर्ब है, जहाँ पे फुल स्टॉप लगा उसके ठीक पहले वर्ब है। यूजुअली ऐसा नहीं होता कि सेंटेंस वर्ब पे रुक जाए, प्रायः वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या कुछ भी लगा दिया जाता है। प्रायः ये देखने को कम मिलता है कि सेंटेंस, बहुत कम देखने को मिलता है कि सेंटेंस वर्ब पे रुक जाए। जनरली वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट नहीं तो एटसेट्रा में कुछ भी जो गिवन होता है वो लिख दिया जाता है। पर कभी कभी सेंटेंस वर्ब पे रुक जाता है, जैसे यही रुक रहा है। कभी कभी सेंटेंस वर्ब पे रुक जाता है। जब कभी ऐसा हो कि सेंटेंस वर्ब पे रुके तो वहां कुछ पॉसिबिलिटीज पे हमें विचार करना होता है। एक कि वर्ब एक्टिव में है और सही है, दूसरा कि वर्ब एक्टिव में है और गलत है। वर्ब को पैसिव में होना चाहिए तब ठीक होगा। एक तो हमें एक्टिव पैसिव का ध्यान रखना होता है। फिर कभी कभी ये ध्यान रखना होता है कि वर्ब के बाद प्रेपोजिशन नहीं लगा है, ठीक है। कभी कभी होता है कि प्रेपोजिशन नहीं लगा है तो ये गलत है, प्रेपोजिशन लगाओ, प्रेपोजिशन लगाओ। मैं फिर से बताता हूं सर आपको। वर्ब पे सेंटेंस रुका हुआ, ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसको मैं आपको कैसे समझाऊं, समझिएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है एक्चुअली इसमें। कि जैसे कि मान लीजिए ये एक्टिव में लिखा है, एक्टिव की ही जरूरत है तो सही है, जरूरत है पैसिव की, लिखा एक्टिव में है तो गलत है। सुन रहे ना, लिखा एक्टिव में है, जरूरत पैसिव की है तो ये गलत है। मैं ना प्रेपोजिशन वाली बात बताता हूं सर। कभी कभी जब सेंटेंस वर्ब पे रुकता है तो उसके बाद प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती और वो सही होता है। कभी कभी प्रेपोजिशन लगाइए तब जाकर के वो सही होता है। कभी कभी सेंटेंस जब वर्ब पे रुके तो उसके बाद प्रेपोजिशन आता है तब जाके वो सही होता है। कभी कभी बिना प्रेपोजिशन के भी सही रहता है। एक्चुअली प्रेपोजिशन का आना ना आना ये पूरी तरीके से वर्ब के सहारे।
अगर वर्ब प्रेपोजिशन लगा करके आगे कुछ जोड़ती आई है हमेशा से, तो फिर वर्ब वो प्रेपोजिशन लगाती है। कभी कभी क्या होता है कि वर्ब जैसे जैसे समझिएगा, अरे अरे अरे, जैसे स्पीक टू मी लिखा हुआ है, स्पीक टू मी लिखा है। अब सेंटेंस को ऐसे बना दिया जाए कि मी आ जाए इधर कहीं पर, तो ये जो स्पीक है ये अपने बगल में टू लगाएगा। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? स्पीक अपने बगल में टू लगाएगा। हाँ, ध्यान से देखिए, इसमें क्या एरर है कि हम अपने बच्चों को सही एनवायरनमेंट नहीं दे पाते हैं ग्रो करने के लिए। ध्यान से समझिएगा, ग्रो लिखा हुआ है। सर ग्रो कौन करता है? बच्चे करते हैं ग्रो। तो ग्रो का सब्जेक्ट कौन है? चिल्ड्रन। ठीक, ग्रो बच्चे कहाँ करते हैं? किसी एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, एनवायरनमेंट में ही तो ग्रो करते हैं। तो वो एनवायरनमेंट आपने यहाँ पे लिखा भी है, पहले लिख दिया, यही तो आर्ट है। अगर बाद में एनवायरनमेंट लिखो तब तो फिर आप वैसे भी इन लगा दोगे, चिल्ड्रन ग्रो इन एनवायरनमेंट। सर अगर मैं एनवायरनमेंट को बाद में लिखूं तो आप ग्रो के बगल में इन लगा के लिखोगे ना एनवायरनमेंट, कि चिल्ड्रन ग्रो एनवायरनमेंट, चिल्ड्रन ग्रो इन एनवायरनमेंट। तो कभी कभी क्या होता है कि जब सेंटेंस वर्ब पे रुकता है तो उस वर्ब की एक हैबिट होती है कि उसके बाद प्रेपोजिशन लगता है, प्रेपोजिशन लगा के वो वर्ब किसी और चीज को कनेक्ट करती है। जिस चीज को वो प्रेपोजिशन से कनेक्ट करती है, जब ये बाद में उसके होता है तब तो सहूलियत रहती है, लेकिन जब पहले होता है तो स्टूडेंट समझ नहीं पाता कि वो प्रेपोजिशन होना चाहिए। तो आप दिमाग खर्च करें ऐसे में कि वर्ब लिखी है तो वर्ब अपने बाद किसको रखेगी? सेंटेंस बताएगा। जिसको रखती है क्या वो पहले लिखा है? सेंटेंस बताएगा। फिर सोचिए कि क्या कनेक्शन जो है प्रेपोजिशन के माध्यम से होता होगा? सेंटेंस बताएगा। पता चलता है हाँ, तो फिर प्रेपोजिशन लगाइए। ये एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है, धीमे धीमे आप सीखेंगे। ठीक, हमारे बच्चे ग्रो करते हैं तो ग्रो का सब्जेक्ट हमारे बच्चे हैं, या यूं कहिए ग्रो के पहले बच्चे हो जाएंगे चिल्ड्रन, और ग्रो करते हैं बच्चे एनवायरनमेंट में। तो जब ग्रो के बाद आप एनवायरनमेंट लिखोगे तो इन की जरूरत पड़ेगी, उसी इन को लगाइए, उसी इन को लगाइए। ठीक, आई शैल ऑलवेज अबाइड विद, नंबर 6 पे आइए। देखिए, अबाइड के साथ विद लगाइए जब टॉलरेट करने की बात है, बर्दाश्त करने की, खास तौर पे किसी पर्सन के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। अबाइड के साथ बाई लगाइए जब किसी रूल को, कॉन्सेप्ट को, आइडिया को फॉलो करने की बात आए, एडहेयर करने की बात है ना, पालन करने की बात है, तब ऐसा कुछ करिए। यहाँ यही है, कोई कह रहा है कि मैंने अपने आप से जो वादा कर रखा है, अपने आप को जो कमिटमेंट दे रखा है कि मैं वही लिखूंगा जो मुझे लगता है कि सही है, तो मैं हमेशा इस कमिटमेंट का पालन करूंगा। मैंने अपने आप को जो कमिटमेंट दे रखा है कि जो मुझे सही लगता है मैं लिखूंगा, तो मैं जीवन भर हमेशा इस कमिटमेंट को फॉलो करूंगा, हमेशा इस कमिटमेंट को मानूंगा, इसी के साथ चलूंगा। तो जब आप इसी के साथ चलेंगे, मानेंगे, फॉलो करेंगे, इसी रास्ते पर चलेंगे ना, तो अबाइड के साथ विद ना लगाइए। यहाँ झेलने या टॉलरेट करने की बात थोड़ी ना है। एक कमिटमेंट आपने अपने आप को दिया, आप उस वादे को से मुकरेंगे नहीं, उस वादे को पूरा करेंगे, निभाएंगे। तो अबाइड के साथ क्या लगाइए बॉस? बाई लगाइए, अबाइड बाई। जी, ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कैन इम्प्रूव लीप्स एंड बाउंड्स, कैन इम्प्रूव लीप्स एंड बाउंड्स। आप गूगल करिएगा तो पता चलेगा कि जो फ्रेज है लीप्स एंड बाउंड्स, वो पूरी फ्रेज ये है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। सुन रहे ना, जो फ्रेज है वो लीप्स एंड बाउंड्स नहीं, बाय लीप्स एंड बाउंड्स है। सोचो ये सेंटेंस मैंने क्यों दिया? ये सेंटेंस मैंने ये सोच के दिया कि इससे मैं इस बात पे जोर देना चाहता हूं कि जब भी कभी आप फ्रेजेस को लर्न करें तो सिर्फ उनका मीनिंग ना लर्न करें, उनकी शक्ल को भी ध्यान से देखें, उनकी शक्ल को भी ध्यान से देखें। क्या उस शक्ल में एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है कई बार? अब सोचिए,
अगर आपने सिर्फ इतना पढ़ रखा है कि लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना, बहुत तेजी से आगे बढ़ना, तो आपको लगेगा ऑल इज फाइन। लेकिन अगर आपने ये भी पढ़ रखा है कि दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना, ये जो फ्रेज है इसका सही अंग्रेजी वर्जन है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, तो आप लीप्स एंड बाउंड्स के पहले बाय लगाने में भी दिलचस्पी लोगे, बेशक लोगे। गूगल करके देखिएगा इसको, वीडियो को रोक करके 1 मिनट के लिए गूगल करिएगा, टाइप करिएगा बाय लीप्स एंड बाउंड्स, तो पता चलेगा कि फ्रेज है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत तेजी से तरक्की करना। प्योरिटी इज वन सच थिंग आवर कंपनी नेवर कॉम्प्रोमाइजेस, तो बहुत बढ़िया सेंटेंस ये भी तो है। हाँ, ये जो अभी अभी आपने नंबर 5 पढ़ा उसी का दूसरा वर्जन है। प्योरिटी यानी शुद्धता एक ऐसी चीज है जिसके साथ हमारी कंपनी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। बुद्धि लगाओ सर, हमारी कंपनी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, किसके साथ? शुद्धता के साथ। क्या कह रहे हो? शुद्धता के साथ, शुद्धता के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। सर कॉम्प्रोमाइज के बगल में विद लगाइए। सोचो सर, ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ना, इसको नॉर्मल तरीके से लिखेंगे तो जहां पे कॉम्प्रोमाइज है और उसके पहले नेवर लिखा है, या ऐसे देखिए तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, आर कंपनी नेवर कॉम्प्रोमाइजेस। इसको खाली पढ़ो, आर, इसको पीछे का भूल जाओ, आर कंपनी नेवर कॉम्प्रोमाइजेस मतलब हमारी कंपनी कभी भी समझौता नहीं करती है। पूरे सेंटेंस को पढ़िए, शुद्धता वो चीज है जिसके साथ हमारी कंपनी कभी भी समझौता नहीं करती। अब इसको पढ़िए यहां से, हमारी कंपनी कभी भी समझौता नहीं करती है। अब कॉमन सेंस लगाइए, किसके साथ समझौता नहीं करती? लगाओ वही कॉमन सेंस। हमारी कंपनी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, समझौता नहीं करती है शुद्धता के साथ। तो ये जो प्योरिटी है, ये जो प्योरिटी है, अगर ये कॉम्प्रोमाइज के बाद आए, ये प्योरिटी अगर कॉम्प्रोमाइज के बाद आए तो विद लगेगा ना सर? प्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती ना, तो प्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, प्योरिटी के साथ, तो वही विद आप लगाइए। भले ही प्योरिटी सेंटेंस को ऐसे बनाया गया कि वो शुरू में आ गया, सर ये एक आर्ट है सेंटेंस मेकिंग की। ये जो प्योरिटी कॉम्प्रोमाइज का ऑब्जेक्ट है ना सर, कॉम्प्रोमाइज वर्ब का ये जो ऑब्जेक्ट है प्योरिटी, इज वर्ब का सब्जेक्ट भी है। तो एक के दो कैरेक्टर हैं सर, प्योरिटी जहां एक तरफ कॉम्प्रोमाइज वर्ब का ऑब्जेक्ट है, वहीं दूसरी तरफ इज वर्ब का सब्जेक्ट है। सेंटेंस को ऐसे बनाया गया कि पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट प्योरिटी हो गया और साथ ही साथ कॉम्प्रोमाइज वर्ब का ऑब्जेक्ट भी बना रहा। ये एक मजेदार बातें होती सर, यही तो सेंटेंस मेकिंग है जिसको कहा जाता है दैट सेंटेंस मेकिंग इज एन आर्ट। तो विद लगाई, मुझे लग रहा है कि अभी प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो रहा होगा। नंबर 9 पे आइए, वी कैन नॉट अफोर्ड टू पुट द लाइव्स ऑफ सोल्जर्स ऑन रिस्क। ये एक फ्रेज है, ऑन रिस्क नहीं होता सर, एट रिस्क होता है, एट रिस्क होता है, एट स्टेक होता है, खतरे में। हाँ, डेंजर अगर लिखा हो तो इन होना चाहिए, डेंजर अगर लिखा हो तो इन होना चाहिए, इन डेंजर। लेकिन रिस्क और स्टेक के लिए दांव, स्टेक का मतलब होता है दांव पे लगाना, ठीक, रिस्क मतलब खतरा, तो दांव पर लगा। तो रिस्क और स्टेक के लिए ऑन नहीं लगता सर, क्या लगता है? एट लगता है, तो एट स्टेक हो जाएगा, ये एट रिस्क हो जाएगा। आफ्टर अ हैंडशेक दे वर सून seen smiling and holding each other in the arm। ये देखिए इसका तो आंसर भी दिया वो भाई, बस ये सोचना है कहाँ लगेगा। मैं बताता हूँ, दो लोगों ने हैंडशेक किया, हाथ मिलाया, थोड़ी देर बाद उनको मुस्कुराते हुए देखा गया और एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देखा गया। ऐसे हाथ में हाथ डाले, है ना, लोग चलते नहीं है, अक्सर कपल चलते हैं, हस्बैंड वाइफ चलते हैं हाथ में हाथ डाल करके। तो दोनों ने हैंडशेक किया, थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराते हुए नजर आए और एक दूसरे को हाथों से पकड़े हुए नजर आए। मैंने आपको, अगर आप मेरे से ही पढ़े हुए हैं
तो मैं आपको प्रेपोजिशन में पढ़ाता हूं कि जब आप किसी चीज को होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं, और जिस चीज को पकड़ लेते हैं ना वहां बाई लगाते हैं। हाँ, जैसे दुशासन द्रौपदी को दरबार में लेके आया था, घसीटते हुए लेके आया था, केशों से घसीटते हुए लाया था ना, बाल पकड़ के घसीट के लाया था। तो दुशासन ने द्रौपदी को पकड़ा कैसे था? द्रौपदी की बाह पकड़ी थी, द्रौपदी की गर्दन पकड़ी थी, कान पकड़ा था, टांग पकड़ी थी? नहीं, जो भी पकड़ा था, द्रौपदी के केश पकड़े थे तो बाई हेयर कहेंगे। कान पकड़े होते बाई ईयर कहा जाता, गर्दन पकड़ ली बाई नेक कहा जाता, हाथ पकड़ लिया बाई लेफ्ट आर्म कहा जाता, पैर पकड़ लिया बाई राइट लेग कहा जाता। इस तरीके से तो जब होल्ड किया गया, किसी को पकड़ा गया, तो पकड़ा हाथ से पकड़ा गया ना। हाथ से मतलब अपने हाथ से नहीं, दूसरे व्यक्ति को उसके हाथ से पकड़ा गया। आप तो अपने हाथ से उसका मुंह भी पकड़ेंगे, कान भी पकड़ेंगे, नाक भी पकड़ेंगे, समझ रहे हैं? तो जब पकड़ा गया तो जिस अंग को पकड़ा गया ना उसको बाई से अटैच करते हैं। किससे अटैच करते हैं? बाई से। एज पर इनविटेशन कार्ड, रहीम मैरीज विद सायरा ऑन 30th दिसंबर। सब मैरी के बाद एक्टिव वॉइस में कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता, नो प्रेपोजिशन, गलत, ये एक्टिव है। कोई किसी को प्रपोज करता है तो क्या बोलता है? कोई किसी को प्रपोज करता है तो क्या बोलता है? विल यू मैरी मी ना, यही तो बोलता है कि विल यू मैरी विद मी, गलत सर। या विल यू मैरी टू मी, गलत सर। विल यू मैरी मी, मैरी मी, मैरी, विल यू मैरी मी, ठीक। हाँ, एक्टिव वॉइस में मैरी के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता। तो रही मैरीज सायरा, एक्टिव है तो लेखा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आना चाहिए। We had a lot of difficulty to find the venue. सर डिफिकल्टी का मतलब होता है परेशानी। थोड़ी सी बुद्धि लगाइए, तो जब आप शब्द इस्तेमाल करेंगे अपने वाक्य में परेशानी, तो परेशानी के आसपास क्या लिखेंगे? एक पता आपको ढूंढना था, बहुत मुश्किल से आप ढूंढ पाए, तो आप क्या कहेंगे? हमें बड़ी परेशानी हुई इस पते को ढूंढने में, हमें बहुत परेशानी हुई इस एड्रेस पर पहुंचने में, पहुंचने में, यहां तक आने में, यहां तक आने में। समझने की कोशिश कर रहे हैं आप कि नहीं कर रहे हैं? कि हमें बहुत ज्यादा परेशानी हुई, कठिनाई हुई इस वेन्यू को ढूंढने में, यहां तक पहुंचने में। तो सर डिफिकल्टी के साथ इन लगता है, मीनिंग से पता चल रहा है। मैं बोल रहा ना बार बार, डिफिकल्टी, परेशानी। तो जब आप इन बोलेंगे तो टू को हटा के क्या करिए? इन करिए, और फाइंड को बदल करके फाइंडिंग करिए। इन फाइंडिंग रूल है ना कि टू को छोड़ के बाकी सारे प्रेपोजिशंस अपने बाद वर्ब के आने पर उस वर्ब को आईएनजी फॉर्म में रखते हैं, ठीक। तो डिफिकल्टी इन फाइंडिंग, जब टू अगर रहता तो फाइंड चल जाता टू अगर रहता तो फाइंड चल जाता, पर टू है नहीं, इन को रहना है ना। डिफिकल्टी के साथ इन लगता है, जब इन आएगा तो फाइंड बदल करके क्या हो जाएगा? फाइंडिंग हो जाएगा। वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द वेन्यू। 13. Watching television for more than 4 hours in a day is linked to 8 leading causes of death, including diabetes. आप गौर से अगर बातों को समझ रहे हो तो आपको ये एहसास हो रहा होगा कि हर सेंटेंस में एक सीखने का मैसेज है। कुछ भी बहुत इजी नहीं है। अभी तक ऐसा कोई सेंटेंस नहीं पढ़ा कि इंजूरियस के साथ टू लगता है, रटा रटा है मामला। पढ़ेगा सर, बिल्कुल पढ़ेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सर उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट जरूर आपको मैं सिखाऊं। समझ रहे हैं ना? कॉन्सेप्ट जरूर बताऊं आपको, सीधे नहीं कि फला वर्ड के साथ फला प्रेपोजिशन लगता है, डिस्पेंस के साथ विद लगाया जाता है, इंडिफरेंट के साथ टू लगाया जाता है, सीधे नहीं। या सिर्फ वही नहीं, कॉन्सेप्ट जरूर आप सीखें। लिखा है कि
एक दिन में 4 घंटे से अधिक समय तक टेलीविजन देखना इज लिंक टू 8 लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ। इससे 8 प्रमुख तरीकों से मौत हो सकती है। मतलब ये 8 जानलेवा बीमारियों को न्योता देता है। क्या? रोज 4 घंटे से अधिक समय तक टेलीविजन देना 8 गंभीर बीमारियों को निमंत्रण देता है। वो गंभीर बीमारियों में से कुछ क्या है? डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, कैंसर। मतलब अगर आप दिन में 4 घंटे से अधिक समय तक टेलीविजन देखते हैं तो आपको इनमें से कोई बीमारी हो सकती है, जो कि फैटल डिजीज में ही आता है। आप इस बात को समझिए। क्या ये सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि एक व्यक्ति ने मंडे को 6 घंटा टेलीविजन देखा और ट्यूसडे को उसको टीबी हो गया, ट्यूसडे को उसको टीबी हो गया, या एक व्यक्ति ने वेंसडे को जो है 8 घंटे तक टेलीविजन देखा और वेंसडे को ही पता चला कि उसे एड्स हो गया। ऐसा नहीं है ना, ऐसा डायबिटीज हो गया नहीं सर। इसमें ये जो सेंटेंस है ये एक दिन की बात नहीं कर, नियम से हर दिन अगर ऐसा करें तो समझिए ये क्या कहना चाह रहा है। ये सेंटेंस कहना चाह रहा है यदि आप लंबे समय तक इस काम को करें नियम से, आप एक नियम बना लें, रोज आपको 6 घंटे टेलीविजन देखना है। समझ रहे हैं ना? जैसे बोलते ना सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता लोगों को, रोज जब आप 8 या 10 घंटे तक चेयर पे बैठे रहते हैं एक ही पोजीशन में, तो वो सिर्फ एक दिन की बीमारी नहीं है ना, एक दिन की वजह से नहीं, वो काम सालों चलता है, लंबे समय तक नियम से चलता है। तो रूल ये कहता है सर, अगर आप किसी काम को नियम से कर रहे हैं, हर दिन कर रहे हैं, हर हफ्ते कर रहे हैं, हर महीने कर रहे हैं, हर साल कर रहे हैं, तो फिर वहां पर प्रेपोजिशन इन नहीं आता सर, प्रेपोजिशन नहीं आता, सीधे आड़े लगाइए। जैसे एक व्यक्ति ने एक महीने में 15,000 रुपए बचाए, तो इन 1 मंथ, इन आ मंथ, इन 1 मंथ ऐसे बोल देगा वो। बिल्कुल सही बात है, एक महीने में बचाए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हर महीने 15,000 बचाता है, भले वो भी व्यक्ति यही कहेगा मैं एक महीने में 15,000 बचाता हूं, वो भी यही कह रहा है मैं एक महीने में, लेकिन टोन अलग है सर। वो कह रहा है मैंने एक महीने में 15,000 रुपए बचाए थे, तो वो सिर्फ एक ही महीने की बात कर रहा है। और वो दूसरा जो कह रहा है कि मैं एक महीने में 15,000 कमाता हूं या एक महीने में मैं 10,000 बचाता हूं, तो वो हर महीने बचा रहा है सर, हर महीने बचा रहा है। तो जब वो हर महीने बचा रहा है तो फिर इन नहीं आएगा सर, सीधे आ मंथ आएगा। माई सेविंग्स आर 5,000 अ मंथ, 5,000 a month. My income is ₹15,000 a month. इन अ मंथ नहीं होगा, नियम से अगर ये काम हो रहा है तो फिर आप ना लगाएं। डे है, मिनट है, सेकेंड है, वीक है, मंथ है, ईयर है, इनके पहले फिर आप कोई प्रेपोजिशन ना लगाएं। आवर के आगे भी होगा। जैसे कोई गाड़ी है, अब उसने 5 किलोमीटर वो चली, 5 किलोमीटर वो चली और उसने 5 किलोमीटर चलने में उसने जो है नहीं, मतलब मान लीजिए कि वो गाड़ी जो है वो 50 किलोमीटर चली और 50 किलोमीटर चलने में उसने तकरीबन 3.5 लीटर जो है वो पेट्रोल की खपत करी, तो माइलेज निकल कर के आएगा कि 15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दिया गाड़ी ने। ये तो उस समय की बात हो गई। लेकिन अगर आप ये कहें कि मेरी गाड़ी जो है 20 का माइलेज देती है, 15 का माइलेज देती है, इसका क्या मतलब है कि हर 1 लीटर पे वो 15 किलोमीटर चलती है, हर 1 लीटर पे 15 किलोमीटर। सर ये नियम से हो गया, जब नियम से हो गया तो फिर आर्टिकल नहीं होना चाहिए। द माइलेज ऑफ माई कार इज ₹15 किलोमीटर्स अ लीटर, 15 किलोमीटर्स अ लीटर, तब वो इन नहीं आएगा। नियम से अगर आप इस काम को करें, डे है, मंथ है, ईयर है, आवर है, तो नहीं होगा सर, इन नहीं लगेगा। नियम से इस काम को कर रहे हैं। यू विल हैव बीन टायर्ड ऑफ राइटिंग, कोई कह रहा है कि तुम लिखते लिखते थक चुके होगे। यू विल हैव बीन टायर्ड ऑफ, फ्यूचर परफेक्ट है सर, पैसिव वॉइस में, तुम लिखते लिखते थक गए होगे। एट द टाइम यू फिनिश योर रिसर्च, एक व्यक्ति ने जो है रिसर्च शुरू करी, रिसर्च शुरू करने के 1 महीने बाद आपकी उससे मुलाकात हुई, तो बात जब हुई तो आपने ये बात आखिर में कही कि तुम लिखते लिखते बूढ़े हो चुके होगे जब तक तुम्हारी रिसर्च पूरी होगी।
तुम लिखते लिखते बूढ़े हो चुके होगे जब तक तुम्हारी ये रिसर्च पूरी होगी। ये लिखा तुम्हारी रिसर्च चलेगी सर 8 साल, 10 साल, 15 साल, तब तक तुम बूढ़े हो चुके होगे जब तक ये तुम्हारी रिसर्च कंप्लीट हो पाएगी, ये कहा जा रहा है। अच्छा, पहली बार टायर्ड के साथ ऑफ लगता है, इसे याद रखिएगा। जब तक के लिए एट द टाइम कहाँ बनाया गया सर? बाय द टाइम बनाया गया। सोच के देखो ना सर, यू विल हैव बीन टायर्ड ऑफ राइटिंग बाय द टाइम यू फिनिश योर रिसर्च। अभी कहाँ रिसर्च पूरी हुई? जब तक पूरी होगी, जब तक पूरी होगी, जब तक, बाय द टाइम यू फिनिश योर रिसर्च। अब से लेके जब तक नहीं, उस वक्त की बात की, जब तक तुम पूरा कर पाओगे, शाम तक, बाय इवनिंग। अब से लेके शाम तक, टिल इवनिंग या अनटिल इवनिंग। और यहां पर रिसर्च पूरी नहीं हुई, जब तक पूरी हो पाएगी, तो फिर बाय लगाएंगे। सॉरी, बाय द टाइम। जैसे आप स्टेशन पर पहुंच गए, ट्रेन आई नहीं, ट्रेन आई नहीं, तो आपको पता चला कि ट्रेन या 2 घंटे बाद आएगी। आपने एक बुक उठाई, मैथ्स की ले ली या रीजनिंग की ले ली, एक चैप्टर आपने उठाया, लगाना शुरू किया। जब तक ट्रेन आई तब तक आप उसका एक चैप्टर लगा चुके थे। तो ट्रेन अभी आई कहाँ थी? ट्रेन आई 1.5 घंटे बाद। उस 1.5 घंटे के दौरान आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो जब तक ट्रेन आई, बाय द टाइम द ट्रेन अराइव्ड, बाय द टाइम द ट्रेन अराइव्ड, जब तक ट्रेन आई। 15. Nearly 250 million people live and around forest in India. सर ये गलत सेंटेंस है, ये तो दुनिया को दिखता है, आपको भी दिखना चाहिए। Nearly 250 million people live and around forest in India. ये आपको जरूर एक्स्ट्रा में लग रहा होगा, ये, हाँ मेरे को भी लग रहा है, बहुतों को लगता है। ये ना हो अभी सही है सेंटेंस। नियरली 250 मिलियन पीपल लिव अराउंड फॉरेस्ट एरियाज इन इंडिया। लिव अराउंड, तकरीबन 250 मिलियन ऐसे लोग हैं जो जंगलों के आसपास रहते हैं, जंगलों के आसपास रहते हैं, लिव अराउंड। या तो सर आप एंड को हटा दीजिए, या तो फिर मनोदशा को समझिए। मनोदशा ये हो सकती है कि ये जो 250 मिलियन लोग हैं, इनमें से एक बड़ी आबादी जो है जंगल में रहती है, लिव इन फॉरेस्ट। 250 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनमें से कुछ लोग जो जंगलों में ही रहते हैं, लिव इन फॉरेस्ट, और कुछ लोग जो है जंगलों के इर्द गिर्द बन जाते हैं, लिव अराउंड फॉरेस्ट। इतने मिलियन पीपल हैं, इनमें से कुछ लोग जंगलों में रहते हैं और कुछ लोग जंगलों के आसपास रहते हैं, इर्द गिर्द में रहते हैं। अब जब आप मर्ज करोगे ना सर, लिव इन एंड अराउंड, लिव इन एंड अराउंड। सर ये लिव इन लगाइए, ये लिव अराउंड लगाइए, फॉरेस्ट एक बार लगा दीजिए, बाकी बीच में कनेक्टर एंड लगवा दिए, लिव इन अराउंड फॉरेस्ट। लिव के साथ ये जो इन है ये भी लिव से रेफरेंस ले लेगा, ये अराउंड भी लिव से रेफरेंस ले लेगा। लिव इन एंड अराउंड फॉरेस्ट एरियाज का मतलब है 250 मिलियन लोग में कुछ ऐसे लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं और कुछ लोग जंगलों के इर्द गिर्द रहते हैं। ये 16, 17 एंड 18 करके देखिए।
जो कुछ भी मैं आपको एक्सरसाइज में सॉल्व करा रहा हूँ ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। अभी जैसे 14 में मैंने बाई का रूल आपको पढ़ा रखा है। 13 में ये जो इन को हटाने का कॉन्सेप्ट बताया कि चीजें नियम से हो तो फिर नहीं लगता ये प्रेपोजिशन इन, पढ़ा चुका हूँ मैं आपको सब। मैं अपने कोर्स में ये सारी चीजें शामिल करता हूँ और यही है खास चीजें इस चैप्टर की। 16 में ये जो लास्ट संडे के आगे ऑन लगा ये गलत है, ये हटेगा। एक्चुअली में लॉजिक क्या है, जैसे संडे मंडे होता है, ठीक, जनवरी फरवरी होता है, मॉर्निंग इवनिंग होता है, इन सब के पहले जो प्रेपोजिशन लगता लगाइए। जैसे संडे मंडे के आगे ऑन लगेगा, जनवरी के आगे इन लगेगा, मॉर्निंग है तो इन द मॉर्निंग हो जाएगा, है ना। जैसे नून हो तो एट नून लग जाता होता है। लेकिन जब यही संडे मंडे हो, जनवरी फरवरी हो, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून हो, ये सब हो, इसके पहले आ जाए नेक्स्ट, लास्ट, प्रीवियस। जैसे लास्ट संडे, नेक्स्ट संडे, लास्ट जनवरी, नेक्स्ट जनवरी, ये वाला जो वीकेंड आ रहा, दिस वीकेंड, अगले वीकेंड, नेक्स्ट वीकेंड, वो आज सुबह, दिस मॉर्निंग, या वो संडे, दैट संडे। गौर करिए सर, एवरी संडे बोलते हैं ना सर, एवरी मॉर्निंग, एवरी जनवरी। तो सुनो ध्यान से सर, ये जो संडे मंडे है, जनवरी फरवरी है, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून है, जब इसके पहले ईच आ जाए, एवरी आ जाए, नेक्स्ट आ जाए, लास्ट आ जाए, प्रीवियस आ जाए, कमिंग आ जाए, दिस आ जाए, दैट आ जाए, तो फिर कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता सर। समझ रहे हैं ना? हाँ, तब ऑन नहीं लगता सर, इन नहीं लगता, जो ऐड नहीं लगता, फिर कुछ नहीं लगता सर। हाँ, फिर कुछ नहीं लगता, फिर कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता। समझ रहे हैं ना? जैसे कहा जाए नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे आप बोले अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग, सर इन द नेक्स्ट मॉर्निंग नहीं होगा, ये गलत है, नेक्स्ट मॉर्निंग होगा। हाँ, जैसे आप कहे एवरी मंडे और फिर आप कह दें ऑन एवरी मंडे, तो भाई ये नहीं होगा, सीधे एवरी मंडे होगा, ऑन एवरी मंडे नहीं होने वाला है, ठीक, ये नहीं होता। ऐसे ही जैसे कि आप कुछ भी ले लीजिए सर, जनवरी ले लीजिए, तो इन जनवरी, ठीक है। लेकिन आप सोचें इन लास्ट जनवरी, पिछली जनवरी, तो ये गलत है सर, फिर सीधे लास्ट जनवरी होना चाहिए। मान लीजिए दो लोगों ने पिछली जनवरी में शादी करी थी, दे टाइड द नॉट लास्ट जनवरी। टाई द नॉट एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है ब्याह रचाना। टाई द नॉट, नॉट मतलब गांठ होता है, शादी में गठबंधन होता है, फिर उससे पहले वहीं से फ्रेज आया। तो दे टाइड द नॉट इन लास्ट जनवरी गलत है सर, सीधे लिखिए दे टाइड द नॉट लास्ट जनवरी, ये होना चाहिए, ठीक। जैसे कोई कहे मैं व्रत रहता हूं हर मंगलवार को, आई एम ऑन फास्ट एवरी ट्यूसडे, सही है, आई एम ऑन फास्ट ऑन एवरी ट्यूसडे गलत है। तो संडे मंडे, जनवरी फरवरी, मॉर्निंग इवनिंग, इनके पहले ईच है, एवरी है, दिस है, दैट है, नेक्स्ट है, लास्ट है, प्रीवियस है, ये सब आ जाए तो प्रेपोजिशन जो लगना होता भाग जाता, नहीं लगता। जैसे कोई कहे एवरी मॉर्निंग आई डू योगा, तो एवरी मॉर्निंग बोलिए ना, इन एवरी मॉर्निंग नहीं होगा, गलत। द सेक्रेटरी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू कोप अप विद, गलत फ्रेज है सर, ये बहुत सरल है। जो सही फ्रेज है वो है कोप विद, अप नहीं होता सर, ये है फ्रेज कोप विद, जिसका मतलब होता है तालमेल बैठाना, एडजस्ट करना, मैनेज करना। तो कोप विद होता है, कोप अप विद नहीं होता, केवल कोप विद होता है। डिस्क्राइब के साथ अबाउट नहीं लगता, पढ़ाता हूं मैं ये सब, डिस्कस है,
डिस्क्राइब है, डिफाइन है, एक्सप्लेन है, नरेट है। इन सब का मतलब होता है व्याख्यान करना, समझाना, वर्णन करना। इनमें से किसी के भी बाद अबाउट नहीं लगता, ठीक, अबाउट नहीं लगता। सो जिस भी घटनाक्रम के बारे में आप चर्चा कर रहे हो, उसे एक्सप्लेन कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो, वर्णन कर रहे हो, समझा रहे हो, सीधे उस घटनाक्रम को लिखिए, बीच में अबाउट लगाने की कोई जरूरत नहीं है ना। शी नरेटेड द एंटायर इंसिडेंट, ये ठीक है। शी नरेटेड अबाउट द एंटायर इंसिडेंट गलत है ना। द टीचर एक्सप्लेन्ड द क्वेश्चन, ठीक है। द टीचर एक्सप्लेन्ड अबाउट द क्वेश्चन गलत है। आया ना समझ में? हाँ। लेट्स डिस्कस दिस मैटर, ठीक है। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस मैटर गलत है। तो जिस भी चीज की चर्चा करनी है, वर्णन करना है, व्याख्यान करना है, समझाना है, बयां करना है, सीधे उस मामले को लिखिए, बीच में अबाउट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 20. The GM of the company dispense the manager's services. सर ये डिस्पेंस एक खास फ्रेज है जिसका मतलब होता है सेवाओं से बर्खास्त कर देना। क्या मतलब होता है? सेवाओं से बर्खास्त कर देना, हटा देना। इस सेंटेंस का मतलब है कंपनी का जो जीएम है या था, जनरल मैनेजर, उसने क्या किया, मैनेजर की सेवाओं को रोक दिया। एक तरीके से मैनेजर की सेवाओं को रोक दिया, मतलब मैनेजर को नौकरी से निकाल दिया। तो डिस्पेंस के साथ विद लगता है, बिना विद के डिस्पेंस नहीं आता, और डिस्पेंस के साथ विद लग के पर्सन नहीं आता, सर्विस ही आता है सर। डिस्पेंस विद मी, डिस्पेंस विद 50 लेबरर्स, डिस्पेंस विद यू, ये सब नहीं होगा सर। जो सेवाएं दी जा रही हो ना, उनको ही लिखना है। डिस्पेंस विद द सर्विसेज, ये सब होना चाहिए। खैर, डिस्पेंस के साथ विद लगता है, ये है मुख्य बात। ऐसे नहीं होता। डिस्पेंस के साथ विद लगाइए, रहिए द मैनेजर्स सर्विसेज, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। नहीं अगर है विद तो फिर बात नहीं बनेगी। डिस्पेंस विद, सेवाओं से बर्खास्त कर देना। द कोर्ट हैज ऑर्डर्ड हिम टू स्टे आउटसाइड ऑफ द स्टेट। सर आउटसाइड का मतलब ही है बाहर, ऑफ का मतलब भी होता दूर। हाँ, जैसे कोई कहे खतरे से बाहर, तो आउट ऑफ डेंजर। इस ऑफ का क्या मतलब होता है? से, बाहर, आउट ऑफ डेंजर। तो जब ऑफ का मतलब ही है बाहर, तो या आउटसाइड का मतलब ही है बाहर, तो फिर ऑफ लगाने की क्या जरूरत है? ये तो वही बात है कि आप इनसाइड लगा रहे हैं और इन भी लगा रहे हैं। तो जब इनसाइड का मतलब ही होता है अंदर की ओर, तो इन या इनटू लगाने की क्या जरूरत है? सोच के देखो ना, ठीक। कम आउट ऑफ द स्टेट, गो आउट ऑफ द स्टेट, वहां लगाइए आउट ऑफ। लेकिन आउटसाइड का मतलब ही होता बाहर, तो ऑफ की कोई जरूरत नहीं है। द चीफ मिनिस्टर हैड नो टाइम टू पे अटेंशन ऑन, गलत फ्रेज है, गलत फ्रेज है। फ्रेज है पे अटेंशन टू। पे अटेंशन टू भी होता है, और होता सर जी पे हीड टू भी होता है। पे अटेंशन टू, पे हीड टू, दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। मीनिंग एक ही है, ध्यान देना। क्या मीनिंग है सर? ध्यान देना। चीफ मिनिस्टर के पास समय नहीं था ऐसे साधारण से मामलों पर ध्यान देने का, बिल्कुल भी समय चीफ मिनिस्टर के पास नहीं था, ये इसका मीनिंग है। 22. इन द बैक साइड ऑफ आवर हाउस वी हैव अ गार्डन। हमारा घर का जो पीछे का हिस्सा है ना, वहां पर एक बगीचा है ना। जैसे घर के पीछे जमीन पड़ी हो, जमीन में आपने बाग लगा दी, बगीचा लगा दिया, तो घर के पीछे बगीचा। सर आप बात को ध्यान से समझिए सर। जो आपकी पीठ है, पीठ में बोलते हैं कि पीठ पर बोलते हैं? सोचिए। हाँ, और छुरा भोंकना हो तो पीठ में छुरा भोंकेंगे, बाकी पीठ पर कोई निशान बनाएंगे ना। ऑन द बैक साइड होगा सर। हाँ, पीछे की ओर, ऑन द बैक साइड। कोई जगह है उस पर चीजों को किया जाएगा। ऑन द बैक साइड बोलिए, ऑन द फ्रंट साइड, ऑन द बैक साइड, ऐसे बोलिए। अपने आप को ले लीजिए ना, अपने शरीर को ले लीजिए। जो आपका चेस्ट वाला हिस्सा है वो फ्रंट साइज है, ऑन द फ्रंट साइज, आगे की ओर।
और पीछे की ओर ऑन द बैक, ऐसे बोलेंगे। 23 एक बड़ा ही औसत दर्जे का सेंटेंस है। हाँ पर इंपॉर्टेंट जरूर है, ऐसे भी क्वेश्चंस पेपर में खूब आते हैं। इट वॉज ही हु केम रनिंग इन द हाउस, यहीं पे गलत है सर। अगर कोई व्यक्ति घर में है, अगर कोई व्यक्ति घर में तब तो इन ठीक है, और दौड़ के आया है तब यार इन होगा कि इन टू होगा, सोचो। हाँ जैसे केबिन है, अब ऑफिसर केबिन में है तब तो ठीक है, इन केबिन लगाइए, और ऑफिसर केबिन में घुसा है, अभी अभी घुस रहा है, जा रहा है, तो फिर इन टू लगाइए। हाँ पानी में कोई है, इन वाटर, और कूदा है यार पानी में आदमी, तो जंप इनटू वाटर लगाइए। दिमाग तो यही कहता है ना। तो कम घर के अंदर होता पहले से तो इन ठीक था, वो तो दौड़ के घुसा है घर में, तो जब मूवमेंट हुआ है अंदर की तरफ तो इनटू होना चाहिए, इनटू लगाइए। शी हैज नॉट गॉन बाय द बुक सो शी इज नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट्स, इसलिए वो इस बुक के कंटेंट से कुछ खास अवेयर नहीं है। अवेयर के साथ ऑफ लगता है, अगर आपको याद ना हो तो याद करें। इसलिए वो बुक के कंटेंट से ज्यादा अवेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने किताब को अच्छे से देखा नहीं। सो जब आप किसी चीज को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, उसका आकलन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो गो थ्रू कहते हैं। क्या बोलते हैं सर इसको? गो थ्रू। हाँ थ्रू का मतलब ही होता है सर एक चीज में घुसना, एक एक चीज को हटा हटा करके देखना, फिर बाहर निकल करके आना। गो थ्रू द बुक का यही मतलब है, एक एक रूल को, एक एक लाइन को, एक एक सेंटेंस को, एक एक क्वेश्चन को, एक एक फॉर्मूले को देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा। दिस इज कॉल्ड टू गो थ्रू, दिस इज कॉल्ड गो थ्रू। ठीक, तो उसने इस किताब को गो थ्रू नहीं किया, अच्छे से नहीं पढ़ा, इसलिए वो इसके कंटेंट को भी नहीं जानती। Yesterday it rained like cats and dogs. Cats and dogs का मतलब होता है मूसलाधार बारिश। खास तौर पे ये जो cats and dogs फ्रेज है, ये बारिश के लिए ही इस्तेमाल होती, मूसलाधार बारिश के लिए। कल ना मूसलाधार बारिश हुई, गौर से समझिए। लीप्स एंड बाउंड्स जो फ्रेज है, बाई लीप्स एंड बाउंड्स है, पर जो cats and dogs फ्रेज है उसके पहले कोई लाइक या कुछ नहीं लगता। इट इज रेनिंग इन कैट्स एंड डॉग्स गलत है। इट इज रेनिंग बाय कैट्स एंड डॉग्स गलत है। इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स भी गलत है। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। जो फ्रेज है वो खाली कैट्स एंड डॉग्स है, उसको इन की, बाय की, इनटू की कोई जरूरत नहीं। इन की, बाय की, इनटू की कोई जरूरत नहीं है। तो यस्टरडे इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स, Yesterday it rained cats and dogs. मूसलाधार बारिश हुई, इन या बाई लगाने की कोई जरूरत नहीं। Yesterday it rained cats and dogs. और देखिए, The summit began on a much voiced optimistic note. एक समिट की शुरुआत हुई, एक समिति की शुरुआत हुई, एक मीटिंग होनी थी तो उसके लिए समिट बुलाई गई, समिति को बुलाया गया, आह्वान किया गया। तो समिट की शुरुआत जो थी, जो समिति की शुरुआत थी, वो एक ऑप्टिमिस्टिक नोट के साथ हुई। सर जब आप किसी चीज को शुरू करते हैं ना तो इसके साथ शुरू करेंगे, रोकेंगे तो इसके साथ रोकेंगे। कभी आप मंच पर किसी वक्ता को सुनिए, 10-5 मिनट बोलने के बाद वो बोलता है इन्हीं शब्दों के साथ, इसी वादे के साथ, है ना, मैं आपसे बाय बाय करना चाहूंगा, ऐसे बोलते नहीं। जैसे रेडियो जॉकीज होते हैं तो बोलते हैं इसी वादे के साथ या इस वादे के साथ कि कल फिर से मुलाकात होगी। मैं आज के प्रोग्राम को यही वाइंड अप करता हूँ विथ प्रॉमिस के साथ, समझ रहे हैं ना। तो समिट की शुरुआत हुई एक ऑप्टिमिस्टिक नोट के साथ। जैसे कोई कहे स्टार्ट योर डे विद योगा, अपने दिन की शुरुआत योगा के साथ करिए। हाँ, स्टार्ट योर डे विद योगा, अपने दिन की शुरुआत योगा के साथ करिए। तो समिट की शुरुआत जो है एक ऑप्टिमिस्टिक नोट के साथ हुई, विद लगाइए। सर कुछ चीजें ना कॉन्सेप्ट वाली हैं, बहुत ध्यान से समझिए सर, और याद करने में कसर नहीं बाकी रखिएगा। सोचो सर,
फ्रेज है कैट्स एंड डॉग्स, नहीं याद करोगे फंसोगे, इन या बाई लगाओगे। फ्रेज है लीप्स एंड बाउंड्स, नहीं याद होगा बाई लगाना भूल जाओगे। फ्रेज है राइट ऑफ, WRITEOFF ऑफ, नहीं मालूम होगा भूल जाओगे। एक फ्रेज और होती, पता नहीं आगे आएगी कि नहीं आएगी, मैं पढ़ा दे रहा हूँ, बैग एंड बैगेज। बहुत पॉपुलर फ्रेज है, बहुत पॉपुलर, विद लगा करके लिख दी जाएगी, विद बैग एंड बैगेज। बोलेंगे ना बोरिया बिस्तर के साथ, बोरिया बिस्तर के साथ, विद बैग एंड बैगेज। और ये विद ही गलत है, ये विद ही गलत है। सब बैग एंड बैगेज का ही मतलब होता है बोरिया बिस्तर के साथ, बैग एंड बैगेज का ही मतलब है बोरिया बिस्तर के साथ। तो जब इसका मीनिंग है बोरिया बिस्तर के साथ, तो इसको विद की क्या जरूरत है, तब तो बोरिया बिस्तर के साथ, के साथ, बोरिया बिस्तर के साथ, के साथ। याद रखिए सर, बैग एंड बैगेज के पहले विद लगाने का बहुत मन करता है, पर आता नहीं है सर विद। ऐसे कैट्स एंड डॉग्स के पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं आता। आई वुड रिक्वेस्ट टू यू होगा, नहीं सर, रिक्वेस्ट वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, नो प्रेपोजिशन। आई रिक्वेस्ट यू, हाँ आप एप्लीकेशन में जाइए ना, आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। आई रिक्वेस्ट यू क्या, आई रिक्वेस्ट टू यू, नहीं ना सर, वो रूल है। ये जो प्रेपोजिशन चैप्टर है, इसके जितने भी रूल्स हैं रिवाइज जरूर करें सर, जरूर रिवाइज करें, तब बहुत बेनिफिट मिलेगा। रूल है कि तमाम ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें से एक रिक्वेस्ट भी है, जिसकी वर्ब और नाउन फॉर्म सेम होती है। जैसे कि क्वेश्चन है, आंसर है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, अटैक है, असॉल्ट है, क्लेम है, डिमांड है, एक्सेस है, इन्फ्लुएंस है, लव है, हेट है, नीड है। ये वो वर्ड्स हैं जो वर्ब और नाउन में सेम बिहेवियर करते हैं। वर्ब में भी इनकी शक्ल यही, नाउन में भी इनकी शक्ल यही। तो ऐसे में रूल है कि जब ये वर्ब हो तो इनके बाद नो प्रेपोजिशन, और नाउन हो तो प्रेपोजिशन लगाएं। जब ये रिक्वेस्ट या इसके जैसे और भी वर्ड्स वर्ब है तो कोई प्रेपोजिशन ना लगाएं, नाउन हो तो लगाएं। और ये वर्ब है सर, भाई आई सब्जेक्ट हुआ, वुड मॉडल हुआ, मॉडल के बाद मेन वर्ब चाहिए, वर्ब ही तो है। आई सब्जेक्ट है, वुड मॉडल ऑक्सिलरी है, और उसके बाद मेन वर्ब चाहिए। तो रिक्वेस्ट क्या वर्ब है, जब रिक्वेस्ट वर्ब है तो इसके बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता। तो यहां से टू हटाइए, आई वुड रिक्वेस्ट यू, आई वुड रिक्वेस्ट यू, ये ठीक है। आई वुड रिक्वेस्ट टू यू ठीक नहीं। ये क्वेश्चन, आंसर, ऑर्डर, अटैक, क्लेम, डिमांड, इन्फ्लुएंस, ये सब। क्वाइट अ फ्यू रेजिडेंट्स, मतलब कुछ ऐसे रेजिडेंट्स हैं, हैव फॉलन विक्टिम्स ऑफ डेंगू फीवर। लिखा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो शिकार हुए हैं, जो बीमार हुए हैं डेंगू से, डेंगू से। देखिए सर, फ्रेज है एक, फॉल प्रे टू, इसी का दूसरा वर्जन है फॉल विक्टिम टू। समझ रहे ना, फॉल प्रे टू, किसी का शिकार हो जाना, किसी के चंगुल में फंस जाना, फॉल प्रे टू। फॉल विक्टिम टू, फॉल विक्टिम टू, पीड़ित हो जाना किसी के, पीड़ित। तो फॉल प्रे के साथ भी टू लगता है, और फॉल विक्टिम के साथ भी क्या लगता है, टू लगता है। एक्चुअली में रूल है ना, जिसके आगे आप घुटने टेक दें, आत्मसमर्पण कर दें, जिसके इशारे पर आप नाचे, जिसका कुछ भी आप बाल से बांका ना कर सके, सिर्फ जी हुजूरी करें, हाँ में हाँ मिलाएं, तो आप उसके आगे जब घुटने टेक देते हैं ना, तो सरेंडर टू नहीं होता, कैपिचुलेट टू नहीं होता, ईल्ड टू नहीं होता, वैसे फॉल प्रे टू भी हो जाता है, फॉल विक्टिम टू भी हो जाता है। फॉल विक्टिम टू। हिज अवर्जन फॉर हार्ड वर्क, सिंपल सा रूल है सर, अवर्स और अवर्सन के साथ क्या लगता है, टू लगता है, याद कर लीजिए। अवर्जन टू का मतलब अनिच्छा से होता है, किससे होता है भाई साहब, अनिच्छा से होता है। तो उसके मन में जो अनिच्छा थी मेहनत को लेकर के, उसकी वजह से वो फेल हो गया। हिज अवर्जन टू हार्ड वर्क अर्नड हिम फेलियर, सीधा सा रूल है, अवर्जन के साथ क्या लगता है, टू लगता है। अवर्जन के साथ क्या लगता है सर, टू लगता है।
द रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई ऑन ऑल नहीं होता, अप्लाई टू ऑल होता है। अप्लाई हो गया और इसी का एडजेक्टिव वर्जन एप्लीकेबल हो गया। मन बहुत करेगा ऑन लगाने का, लेकिन ऑन नहीं लगेगा, टू लगेगा। हाँ, ऑन लगाने का मन क्यों नहीं करेगा? क्यों करेगा? सोचो। इसलिए करेगा क्योंकि इसकी हिंदी निकल के आएगी कि जो रूल्स और रेगुलेशंस है, जो नियम और शर्तें हैं, ये सब पर लागू होती, सब पर। हाँ, सब पर लागू होती है। ये जो नया रूल आया है ये सभी किसानों पर लागू होता है, देश के सभी नागरिकों पर। ये जो चेंज किया गया है टैक्स स्लैब में, ये सारे इनकम टैक्स जो रिटर्न फाइल करते हैं उन सब पर अप्लाई होगा, उन सभी पर अप्लाई होगा। ठीक। हाँ, इस तरह जैसे अभी बोला जाता है ना, जीएसटी एप्लीकेबल है स्टेशनरी पर, स्टेशनरी पर जीएसटी एप्लीकेबल है। तो जब जीएसटी एप्लीकेबल है स्टेशनरी पर, स्टेशनरी पर, तो उस पर के चक्कर में आपका मन करेगा कि अप्लाई और एप्लीकेबल के साथ ऑन लगाएं, अप्लाई और एप्लीकेबल के साथ ऑन लगाएं, लेकिन ऑन नहीं आना सर, क्या आना है? टू लाना है। ये रूल है, याद कर लीजिए सर। जैसे अवर्जन के साथ टू लगता है, एप्लीकेबल के साथ टू लगता है। गॉड हैज ऑलवेज बिन काइंड, ऑन नहीं गलत सर, काइंड टू में होता है। सर आपके प्रति सामने वाले का जो भी रवैया होगा उसको टू से जोड़िए सर। हमारा आपका जो भी रवैया होता है सामने वाले के प्रति, जो भी रवैया होता है, उस रवैये को हम किससे जोड़ते? टू से जोड़ते। जैसे आप सामने वाले के प्रति दयावान हैं, आप सामने वाले के प्रति क्रूर हैं, आप सामने वाले के प्रति जो हैं दयाहीन हैं, आप सामने वाले व्यक्ति के प्रति अच्छे हैं, आप सामने वाले व्यक्ति के प्रति वफादार हैं, लॉयल हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती ना कि ईश्वर दयालु रहा है, तो काइंड किसकी प्रॉपर्टी? दयालु, ईश्वर की। और ये सब कौन है? ये हम लोग हैं, है ना। यहाँ से ईश्वर दया दिखा रहा है, हम लोगों पे दिखा रहा है। तो जो ईश्वर है यानी कि जो भगवान है वो हमेशा दयावान रहा है हम सभी पर। तो हम सभी पर दयावान रहा है, तो ना ऑन लगाइए ना ऑफ लगाइए, कुछ ना करिए सर, क्या लगाइए? टू लगाइए। गॉड हैज ऑलवेज बिन काइंड टू मी। मेरी बात को फिर से सुनिए सर। आपका जो भी नेचर है सामने वाले के प्रति, जैसा भी नेचर हो, आप उस व्यक्ति को प्रेपोजिशन टू के साथ ही पढ़ाइए। काइंड टू मी, दे असेंबल्ड इन द मॉर्निंग ऑफ द 15th अगस्त। सोचो, हर सेंटेंस में मुझे दम लगानी पड़ रही है, हर सेंटेंस में। एक सेंटेंस ऐसा नहीं मिल रहा कि आसानी से ऐसे सांस लें और करा दें। मैंने आपको पढ़ाया है कि मॉर्निंग है, इवनिंग, आफ्टरनून है, इन सब के लिए इन लगता है। डॉन है, नून है, डस्क है, नाइट है, मिडनाइट है, इन सब के लिए एट लगता है, तो एट लगा लीजिए। दे असेंबल्ड इन द मॉर्निंग ऑफ द 15th अगस्त। 15 अगस्त की सुबह की बात है, 15 अगस्त की सुबह की बात है। दे असेंबल्ड इन द मॉर्निंग ऑफ, सर ये सुबह नहीं है सर, 15 अगस्त की सुबह है। नियम कहता है कि जब आप निश्चित सुबह दोपहर शाम की बात करें, एक नियम कहता है कि जब आप सुबह दोपहर शाम के आगे ईच लगा दें, एवरी लगा दें, वो अलग बात होगी सर। और ऐसे कहा जाए कि 15 अगस्त की सुबह, 26 जनवरी की शाम, शादी वाले दिन की सुबह बोलते हैं ना। तो जब इस तरीके से आप बोले तो वहां बोलते हैं ऑन द मॉर्निंग ऑफ, ऑन द मॉर्निंग ऑफ। जैसे घर में शादी है यानी वेडिंग डे है, उसी शादी वाले दिन की सुबह की बात है, तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ द वेडिंग डे। ठीक, याद रखिए, इस तरीके से बोला जाता है। ऐसे तो मॉर्निंग इवनिंग के लिए ए नहीं लगता है, लेकिन 15 अगस्त की सुबह होगी ना सर, निश्चित सुबह होगी। बच्चे का बर्थडे था कल, और उस सुबह, कल बर्थडे या आज बर्थडे, तो आज सुबह या बर्थडे वाली शाम, बर्थडे वाली शाम या बर्थडे वाली सुबह, इस तरीके से बोलते हैं ऑन द मॉर्निंग। Our national parks and wildlife reserves are flooded with tourist होता है। रूल में जाइएगा सर, रूल में जाइएगा, पढ़ाया है कि जब आप किसी चीज से भरे हुए हो, लदे हुए हो, ओवरफ्लो हो रहा हो, तो आप विद लगाते हैं।
तो हमारे जो नेशनल पार्क्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हैं, वो टूरिस्ट से हमेशा भरे रहते हैं। तो फ्लडेड विद टूरिस्ट, क्राउडेड विद टूरिस्ट, इन्फेस्टेड विद होता है, बीसेट विद होता है, जिन चीजों से आप घिरे हुए हो, लदे हुए हो, जिन चीजों से आप घिरे हुए हैं, लदे हुए हैं, तो वहां पर आप विद लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? विद। तो इन्फेस्टेड विद, फ्लडेड विद, फ्लश विद, ये होता है भरे हुए, जिन चीजों से भरे हुए, लदे हुए हैं, तो विद लगाइएगा। रूल्स को जरूर रिवाइज करिएगा। इट इज इनकम्बेंट फॉर अस, ये नया सेंटेंस है, मैंने इसे आपको नहीं पढ़ाया, मतलब रूल्स में नहीं पढ़ाया मैंने इसे। ऑन लगता है, इनकम्बेंट ऑन का मतलब है हमारे आपके लिए आवश्यक होना। ये हमारे आपके लिए आवश्यक है टू प्रोटेक्ट आवर राइट्स एट एनी कॉस्ट। ये हमारे आपके लिए आवश्यक है कि हम अपने अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट करें एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। हम अपने अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट करें किसी भी कीमत पर। इनकम्बेंट ऑन होता है, याद रखिए। गांधी जी वॉज क्रिटिकल अबाउट नहीं होता सर, क्रिटिकल ऑफ होता है। क्या होता है सर? क्रिटिकल ऑफ। क्रिटिकल का यहाँ मतलब नाजुक हालत से नहीं, बल्कि आपका रवैया अगर क्रिटिकल है तो आपके रवैये में आलोचना भरी हुई है। तो रवैये में आलोचना थी एक तरीके से। जैसे कि कुछ लोग जब फ्रीडम फाइटर्स की बात करते हैं तो नेहरू जी को लेके क्रिटिकल होते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। सो दे आर क्रिटिकल ऑफ नेहरू जी, दे आर क्रिटिकल ऑफ आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी। आलोचनात्मक रवैया अपनाना। सो गांधी जी वॉज क्रिटिकल ऑफ मेनी हीनस सोशल प्रैक्टिसेस। समाज में व्याप्त तमाम कुप्रथाओं के खिलाफ गांधी जी का रवैया जो था बड़ा ही आलोचनात्मक था। सॉट टू रिफॉर्म देम, और उन्होंने प्रयास भी किया कि इन कुव्यवस्थाओं को हटाया जा सके, रिफॉर्म भी किया जा सके। विच न्यूज़पेपर डू यू सब्सक्राइब के साथ टू लगाइए सर। रूल ये कि आप जब सब्सक्राइब करते हैं, जिस चीज को सब्सक्राइब करते हैं, पहली बात, अगर आप स्टेशनरी में देखेंगे तो जो दैनिक समाचार पत्र होते हैं, वो मैगजीन्स होती हैं, वो समझ रहे हैं ना। देखिए, एक होता है बाई करना, एक होता है सब्सक्राइब करना। अगर आपने कोई मैगजीन खरीदी है तो आपने उसे बाई किया है। अगर वो मैगजीन 15 दिन में एक बार आती है और हर महीने आपके घर आती है तो आपने उसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है, आपने उसका सब्सक्रिप्शन ले रखा। आप गए और आपने जो है दैनिक भास्कर खरीदा तो आपने बाई किया, और रोज आपके घर दैनिक भास्कर आता है तो आपने उसका सब्सक्रिप्शन ले रखा, उसे सब्सक्राइब कर रखा है एक तरीके से। क्या कर रखा है? सब्सक्राइब। तो कौन सा न्यूज़पेपर आपने सब्सक्राइब कर रखा? सब्सक्राइब के साथ टू लगाइए सर। हाँ, गौर करिए, आई हैव सब्सक्राइब टू द हिंदू। देखिए, लोग यूट्यूब पर जब पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये तो हिंदी हो गया। कुछ लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। गौर करिएगा, अगर उस व्यक्ति को अंग्रेजी आती होगी तो वो ये नहीं बोलेगा काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, नहीं, काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सब्सक्राइब के साथ क्या लगता है? टू लगता है। आइए आगे बढ़ते हैं। सम प्लेसेस ऑफ वर्शिप आर स्टिल इनएक्सेसिबल फॉर द पुअर। सर, कोई चीज तक आप जा सकते हैं तो आपको उसका एक्सेस मिल रखा है, या वो चीजें एक्सेसिबल है। नहीं जा सकते, नहीं छू सकते हैं तो इनएक्सेसिबल हो गई। टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं सर? टू। एक्सेस के साथ, एक्सेसिबल के साथ, इनएक्सेसिबल के साथ, एक्सेसिबिलिटी के साथ क्या लगाया जाता है? टू लगाया जाता है। कहा जा रहा आज भी पूजा पाठ के कुछ ऐसे स्थान है जहां तक गरीब लोग नहीं पहुंच पाते, जहां पर गरीब लोग, तो वो इनएक्सेसिबल है वो पूजा का स्थान गरीब लोगों के लिए। वी बाई सिल्क इन मीटर, हम सिल्क को खरीदते हैं मीटर से। ये जो खरीदने बेचने की यूनिट है इसको बाई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? बाई मीटर। जैसे कोई शुगर बेचता है केजी में तो बाई केजी, कोई दूध बेचता है लीटर में तो बाई लीटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाई लीटर। तो हम सिल्क को खरीदते हैं लीटर में, वी बाई सिल्क बाई मीटर, इस तरीके से। द फिल्म एम्फसाइजेस ऑन, ये गलत है। देखिए, रूल है कि एम्फेसिस लिखा हो सर।
एम्फेसिस एक नाउन है, इसके बाद ऑन अपॉन आ जाता है। एम्फसाइज वर्ब है, इसके बाद नो प्रेपोजिशन। तो जब एम्फेसिस लिखा हो नाउन तो ऑन या अपॉन लगाइए, लेकिन जब एम्फसाइज लिखा हो तो आपको कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाना। यहाँ पर चूंकि द फिल्म सब्जेक्ट है तो एम्फसाइज वर्ब है, वर्ब चूंकि ये सब्जेक्ट है तो यहाँ वर्ब आनी चाहिए ना। वर्ब एम्फेसिस है कि एम्फसाइज है, एम्फसाइज है इसीलिए एम्फसाइज आया, और वर्ब के बाद नो प्रेपोजिशन तो ऑन को हटाओ। आप उल्टा भी सोच सकते थे कि ऑन लगा है तो एम्फेसिस करो, पर ऐसा होगा नहीं। ऐसा होगा इसलिए नहीं क्योंकि ये है सर सब्जेक्ट द फिल्म, सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब, वर्ब ना तो एम्फेसिस के पास है और ना ही एम्फसाइज के पास है। नहीं, क्या मैं कह रहा था, फिल्म सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आनी चाहिए सब वर्ब, और वर्ब एम्फेसिस नहीं है सर, वर्ब है एम्फसाइज, इसीलिए आपको एम्फसाइज लिखना चाहिए। और एम्फसाइज जब आएगा तो प्रेपोजिशन नहीं आता, इसीलिए आपको ऑन हटा देना चाहिए था। 40 ही फिक्स्ड द मेटल लैडर विद द वॉल। मैं आपको पढ़ाता हूं कि जब आप किसी चीज को किसी दूसरी चीज के सहारे रखते हैं, टेक लेते हैं, खड़े होते हैं, जैसे कि आप दरवाजे के सहारे खड़े हो गए, ठीक, या आप अपनी साइकिल को पिलर के सहारे या पोल के सहारे आपने खड़ी कर दी, समझ रहे हैं ना, हाँ 60 डिग्री के एंगल पे है। तो ये जो आप सहारा लेकर के खड़ी कर देते हैं, है ना, दरवाजे का सहारा लेके आप खड़े हैं, दीवार का सहारा लेके आप खड़े हैं, तो इसको ना अगेंस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, अगेंस्ट। तो एक व्यक्ति ने मेटल लैडर को फिक्स किया दीवार के सहारे, ये दीवार है और ये मेटल लैडर फिक्स, ये दीवार है, ये सीढ़ी है, ऐसे 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 ऐसे, ये अगेंस्ट कहा जाता है। एक्चुअली में फिजिक्स का रूल है कि जब आप दीवार के सहारे, दरवाजे के सहारे खुद खड़े होते हैं, किसी चीज को खड़ा करते हैं, तो आप उस दरवाजे पर, उस दीवार पर एक बल लगाते हैं, उसके खिलाफ बल लगाते हैं, इसीलिए अगेंस्ट लगाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मेट्रोज में अनाउंसमेंट भी होता है, डू नॉट लीन अगेंस्ट द डोर्स। रिसेंटली आई कम अक्रॉस विद, कम अक्रॉस एक फ्रेज है, और फ्रेज है खाली कम अक्रॉस, विद नहीं है इसमें। कम अक्रॉस का मतलब है अचानक से टकरा जाना, अचानक से जब मुलाकात हो जाए ना, कुछ दिख जाए, आपने प्लान ना कर रखा हो, हाँ आपने प्लान ना कर रखा हो तो कम अक्रॉस है, समझ रहे हैं ना। आपने पहले से देश प्लान कर रखा होगा कि अभी हम बाग में घूमने चलेंगे तो मुझे बिच्छू दिखेगा, तो अलग बात है, और आपने प्लान कर रखा हो दिख जाए आपको तो वह कम अक्रॉस कहा जाएगा। आप अपने किसी दोस्त से मिलने गए हो, अलग बात है, और जा रहे थे आप ऑफिस, मिल गया आपका दोस्त रास्ते में, तो वो कम अक्रॉस कहा जाता है। और कम अक्रॉस चाहे व्यक्ति के केस में हो, चाहे समथिंग हो, चाहे कम अक्रॉस समबडी हो या कम अक्रॉस समथिंग हो, बीच में विद नहीं आता, ठीक। वर्दी के साथ फॉर नहीं लगता, क्या लगता है, ऑफ लगता है, वर्दी ऑफ, हिंदी है इसकी के योग्य। Some did not see him worthy of the awards he was given. कुछ लोगों ने उसको उन अवार्ड्स के लायक नहीं समझा जो अवार्ड्स उसको दिए गए, तो वर्दी के साथ ऑफ लगता है। सीधे सीधे रूल्स हैं सर, ठीक, कि वर्दी के साथ ऑफ लगता है। बढ़िया सेंटेंस है। इन माई ओपिनियन दिस बॉय इज वेरी ऑनेस्ट, मेरी नजर में ये लड़का बहुत ईमानदार है, सो ही कैन बी डिपेंडेड, इसीलिए इस पर भरोसा किया जा सकता है। सर इस पर भरोसा किया जा सकता है तो डिपेंडेंट के साथ ऑन लगाइए सर, आप डिपेंड कर सकते हैं, यू कैन डिपेंड ऑन दिस बॉय, ये लड़का ईमानदार है और इस पर भरोसा किया जा सकता है। सर डिपेंड वर्ब, निर्भर, भरोसा करेंगे आप या भरोसा किया जाएगा, पूरा मीनिंग क्या है सर, भरोसा किया जाएगा या किया जा सकता है इस लड़के के ऊपर, ये लड़का ईमानदार है और इस पर भरोसा किया जा सकता है, इस लड़के के ऊपर भरोसा किया जा सकता है, इस लड़के पर, इस लड़के के ऊपर, तो डिपेंडेड ऑन हो जाएगा, सो ही कैन बी डिपेंडेड ऑन, इस पर भरोसा किया जा सकता है। शी वॉज गिवन द टास्क कमेंसुरेट फॉर हर एबिलिटीज, गलत, कमेंसुरेट के साथ विद लगता है, के अनुसार जिसकी हिंदी है, जैसे कहा जाए योग्यता के अनुसार काम या काम के अनुसार पैसा, ये लिखा है, उसे काम दिया गया अपनी योग्यता के अनुसार,
तो कमेंसुरेट विद होता है। द एलिगेशंस इम्पोज्ड ऑन हिम, एलिगेशंस का मतलब होता है आरोप, इम्पोज के साथ ऑन लगता है, याद रखिएगा। हिंदी में आप बोलेंगे पर मढ़ना या पर लादना, है ना। जो एलिगेशंस उस पर मढ़े गए, जो एलिगेशंस उस पर लादे गए एक तरीके से, है ना। एलिगेशन मतलब आरोप उस पर लादे गए। वर फाउंड अनट्रू, वो आरोप झूठे निकले। एंड ही वॉज ऑनरेबली एक्विटेड, फ्रॉम नहीं होता सर, ऑफ होता है। एब्सॉल्व है, अक्विट है, याद करिए। एब्सॉल्व है, अक्विट है, तो वहां ऑफ लगता है और उसे सम्मान पूर्वक जेल से रिहा कर दिया गया। अक्विट ऑफ। सारे कॉन्सेप्ट, सारे रूल्स पढ़ लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट, सारे रूल्स को पढ़ लीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारे रूल्स को रिवाइज करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ही इज अक्यूज्ड, अक्यूज्ड के साथ फॉर कहाँ लगता है? अक्यूज्ड के साथ ऑफ लगता है। अक्यूज्ड है, गिल्टी है, कन्विक्टेड है, इन तीनों के साथ क्या लगता है? ऑफ लगता है। ही इज अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग अ हीनस क्राइम, ही इज कन्विक्टेड ऑफ कमिटिंग अ हीनस क्राइम, इज गिल्टी ऑफ कमिटिंग अ हीनस क्राइम, इज अक्यूज्ड ऑफ, आरोपी है वो। अक्यूज का आरोपी, ऐसे तो बोलेंगे ना, का आरोपी। तो अक्यूज्ड, कन्विक्टेड, गिल्टी ऑफ होता है। पेरेंट्स टीच अस, माँ बाप हमें सिखाते हैं कि हम ईश्वर से प्रार्थना करें रोज। देखिए, प्रे के साथ टू आता है और प्रे के साथ फॉर आता है। आप जिससे प्रार्थना की जाए, प्रार्थना की जाए, टू लगाइए। और जिसके लिए प्रार्थना की जाए या जिस लिए प्रार्थना की जाए, उधर जो है फॉर लगाइए सर, जिससे प्रार्थना की जाए। वी प्रे टू गॉड बोलते हैं ना, वी प्रे टू गॉड, वी प्रे टू गॉड फॉर मर्सी, वी प्रे टू गॉड। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, दया के लिए प्रार्थना करते हैं। वी प्रे टू गॉड फॉर मर्सी, दया के लिए। तो पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि हमें रोज भगवान की वंदना करनी चाहिए, तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रे टू गॉड, भगवान से प्रार्थना करें तो भगवान से प्रार्थना किस लिए करें, वहां लगा दीजिए प्रे फॉर। प्रे फॉर मनी, जैसे शी वॉज प्रेइंग टू हर फादर, वो अपने पिताजी से प्रार्थना कर रही थी, गुजारिश कर रही थी, जिससे प्रार्थना की जा रही थी, टू लगाया। और वो प्रार्थना कर रही थी रुपए के लिए। शी वॉज प्रेइंग फॉर सम मनी, शी वॉज प्रेइंग फॉर सम मनी, तो कुछ पैसों के लिए प्रार्थना कर रही थी वो। दिस प्लेस रिमाइंड्स मी ऑफ माई पास्ट लाइफ, सो रिमाइंड के साथ ऑफ लगता है, ऐसे। रिमाइंड somebody ऑफ समथिंग, रिमाइंड है और इसी का साथ ही अप्राइज। रिमाइंड मतलब याद दिलाना, अप्राइज जानकारी देना। somebody आता है, समथिंग आता है और बीच में क्या आता है? ऑफ। तो जिस भी चीज की जानकारी देनी, जिसको देनी है वो ये होगा, जिस चीज की जानकारी देनी वो ये होगा, जिसे याद दिलाना है वो somebody, जो याद दिलाना है वो समथिंग है, बीच में ऑफ लगाना है। तो ये जगह याद दिलाती है मुझे, तो मैं somebody में आ गया। मेरी पास्ट लाइफ की, तो ये समथिंग में आ गया। बीच में क्या होना चाहिए? ऑफ, ऑफ लगा दीजिए। किसको याद दिलाता है? मुझे, तो somebody में मैं हो गया। क्या याद दिलाता है? पास्ट लाइफ, समथिंग में हो गया। बीच में क्या लगाना है आपको? ऑफ, तो ऑफ लगा दीजिए। दिस प्लेस रिमाइंड्स मी ऑफ माई पास्ट लाइफ, ठीक। दिस प्लेस रिमाइंड्स मी ऑफ माई पास्ट लाइफ। वर्कशीट 1 के लास्ट के 2 सेंटेंसेस हैं ये, और इसके बाद हम वर्कशीट 2 को अटेम्प्ट करेंगे। इसे ढंग से देख लीजिएगा। और मैं फिर से बता दूं कि पूरे चैप्टर को, सारे रूल्स को रिवाइज करने के बाद ही वर्कशीट को अटेम्प्ट करिएगा, तो ही होगा। वॉलेट के साथ अगेंस्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता सर? वॉलेट का मतलब ही होता है उल्लंघन करना। जब आप रूल्स को वॉलेट करते हैं तो रूल्स को तोड़ते हैं ना, रूल्स के खिलाफ जाते हैं। अगेंस्ट का भी तो यही मतलब है सर। अगेंस्ट क्यों आएगा? जैसे सर इन्वेस्टिगेट होता है, तो उसके साथ इन या इनटू नहीं आ रहा है, नहीं आता। क्यों आएगा? इन्वेस्टिगेट का मतलब ही होता अंदर जाना,
इन्वेस्टिगेट का मतलब ही होता अंदर जाना, तो इन या इंटू क्यों लगाएंगे। वॉलेट का मतलब ही होता उल्लंघन करना, तोड़ना, नियमों के खिलाफ जाना, तो अगेंस्ट की क्या जरूरत है सर, अगेंस्ट हटाइए। टू ऑफ माई इंटीमेट फ्रेंड्स कॉल्ड ऑन मी यस्टरडे, सही यस्टरडे के आगे ऑन गलत है। हाँ, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, टुनाइट, इन सब के आगे ऑन नहीं लगता सर, याद रखिए सर। टुडे है, टुमारो है, यस्टरडे है, टुनाइट है, कोई प्रेपोजिशन ऑन नहीं लगता सर। हाँ, जैसे कोई का कल मिलते हैं, लेट्स मीट टुमारो, कि बोलोगे लेट्स मीट ऑन टुमारो। बोलिए कहाँ थे कल तुम, वेयर वर यू यस्टरडे, why did you not come yesterday, या फिर बोलेगे where were you on yesterday, या why did you not come on yesterday, नहीं ना, सीधे आप ऐसे बोलेंगे ना, सीधे आप ऐसे बोलेंगे। तो ऑन हटाइए, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, टुनाइट, इनके पहले कोई ऑन नहीं लगता। ओके बॉस, इसी के साथ ये सेशन ओवर होता है। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है अच्छे अच्छे सेंटेंसेस कराने की। मैं चाहता तो यूजफुल के साथ फॉर आता, ये आपको पढ़ाता, सरल सरल है ना, अग्री विद आता है, इजी इजी पढ़ाता मैं आपको, लेकिन मैंने कोशिश करी कि मैं मैक्सिमम सेंटेंसेस में अच्छी अच्छी चीज़ों को आपको दूं जिससे आपको सही मायने में बेनिफिट हो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मौज करिए।